पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जानिए ऋषिकेश की खबर। ऋषिकेश के गोयल घाटी तिराहे के पास में सब्जी मंडी के बाहर फल के ठेलों में अचानक से आग लग जाती है। आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग देखते देखते फैलती जाती है। 3 से 4 फल के ठेले इसकी चपेट में आ जाते हैं। सूचना जैसे दी गई, दमकल के कर्मियों को गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है। ठेलों पर रखा सामान जलकर राख हो चुका है। केदारनाथ धाम की यात्रा में हर साल गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक जाम की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, जिसका प्रमुख कारण अवैध अतिक्रमण है, जिसमें फाटा, सैरसी, रामपुर, सीतापुर के साथ ही कई जगह ऐसी हैं जहां पर भीषण जाम लगता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अतिक्रमण को हटाने को लेकर सख्त है। कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है शुरू। कुछ जगह अतिक्रमण हटाने का लोग विरोध भी कर रहे हैं। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा में पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मेले का आयोजन साल भर हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पूर्णागिरि मंदिर के आसपास के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक सर्किट तैयार किया जाए, जिसको लेकर लोगों को रोजगार के मौके मिले। पूर्णागिरि मेला 3 महीने तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी का कहना है कि आगे वाले दिनों में पूर्णागिरि में जरूरी सुविधाओं में सरकार इजाफा करेगी। पूर्णागिरि धाम में लोगों की अपार आस्था है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने। वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने। होली बीत गई है, लेकिन आने वाला हफ्ता और कुछ दिन सियासी गहमा गहमी का रह सकता है। 23 मार्च को जहां धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो वहीं बीजेपी संगठन से लेकर सरकार में कुछ बदलाव की भी चर्चाएं जोरों पर है। देखिए इस पर यह विशेष रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 2 दिन होली के बाद अब रविवार का ब्रेक होगा, पर सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में इस बार कुछ खास देखने को मिल सकता है। एक तरफ अगले रविवार को जहां धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा, तो अगले 3 साल के किन संकल्पों पर काम होगा, ये बात मुख्यमंत्री जनता को बता सकते हैं। बीते 3 साल की बात करें तो नकल विरोधी कानून, सख्त भू कानून, समान नागरिक संहिता, अवैध मदरसों, मजारों पर एक्शन के साथ ज्यादातर एजेंडे पर काम हो चुका है। ऐसे में अगले 2 साल में बीजेपी सरकार और संगठन का फोकस 2027 में तीसरी बार वापसी का होगा। खबर है कि इसी को लेकर मार्च महीने के बचे दिनों में फैसले हो सकते हैं। मसलन खाली पड़े पदों को भरने के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार होने की प्रबल संभावना है। वन विकास निगम, बद्री केदार मंदिर समिति समेत कई दूसरी जगहों पर दर्जाधारियों को मौका मिल सकता है, तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, जिसके ऊपर पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत सफलतापूर्ण कार्यकाल के रूप में देखा जा सकता है और देश के अंदर ये घोषणा पत्र में जितनी बातें रखी थी उसका इम्प्लीमेंट भी उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री ने सब कार्य को किया है। अब क्योंकि आने वाला समय संगठन पर्व हमारा चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष विधिवत रूप से अब चुनाव की तिथि किसी भी दिन घोषित हो सकती है। जिलाध्यक्ष हमने घोषित कर दी है और भविष्य के अंदर पंचायत चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी बड़ी महत्वपूर्ण एक क्रम आगामी दिनों में संगठन के रूप में चुनाव की प्रमुखता का विषय रहेगा और आगामी दिनों के अंदर चुनाव की रचना पर हम ध्यान देंगे। जहाँ तक दायित्वदारों का विषय है और मंत्रिपरिषद का विषय, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी सरकार दायित्वधारियों की भी नियुक्ति करेगी
और मंत्रिपरिषद के रिक्त पदों को भी बहुत जल्दी भरा जाएगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का जहाँ तक सवाल है, अभी डेट आनी है, बाकायदा केंद्र से डेट आएगी और जो हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी है वो निश्चित रूप से डेट तय करके पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। होली के बाद सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते के साथ जहां सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर बात होगी, तो अगले 2 साल बीजेपी सरकार और संगठन किस प्लान पर काम करेंगे उसको लेकर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को सीएम हाउस में क्रिकेट खेला। सीएम धामी ने अपने बेटे के साथ यहां पर क्रिकेट खेला है और इस दौरान सीएम धामी ने चौके छक्के लगाए हैं। बॉलिंग में भी हाथ आजमाया है। सीएम धामी की गेंदबाजी पर उनके बेटे के चौके छक्के लगाने की तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रखे हैं। उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले एक बार फिर से थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट दिख रही है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा प्रदेश के 11 जिलों में रविवार से दौरा करने वाला है, जिसमें तीसरे मोर्चे के तौर पर दिख रहे युवा शामिल हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम पार्टियां जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस थर्ड फ्रंट की बात को सिरे से खारिज कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बेरोजगार संघ से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा तक पहुंचे बॉबी पंवार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविवार से स्वाभिमान मोर्चे में शामिल युवा नेता 11 जिलों में जाने वाले हैं। इनका दावा है कि जनता को जनता से जुड़े मुद्दों के लिए जमीन तैयार की जाएगी और क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़ा जाएगा। तो दूसरे राउंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात होगी। जो हमारी 12 से 13 दिन का ये कार्यक्रम है, ये जिला मुख्यालयों में चिंतन गोष्ठियां हैं और इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जनपद के मुख्यालय से हो रही है और ऐसी 11 जनपदों में लगभग अभी फर्स्ट फेज में हमने चिंतन गोष्ठियां रखी है और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वार्ता की जाएगी, उनके पास प्रस्ताव रखे जाएंगे, जो और संगठन है उनके पास भी प्रस्ताव रखे जाएंगे साथ आने के लिए। लोकसभा चुनाव लड़ चुके बॉबी पंवार, विधानसभा उपचुनाव लड़ चुके त्रिभुवन चौहान जैसे युवा क्या तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की राजनीति 25 साल में 2 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की रही है। पर बीते 10 साल में कांग्रेस की पोजीशन कुछ कमजोर रही है, तो ऐसे में कहीं कांग्रेस का स्पेस तीसरा मोर्चा तो नहीं छीन लेगा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक लोकतंत्र में सबका सम्मान है, लेकिन ऐसा माहौल बनाने के पीछे कुछ ताकतें हैं, पर कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी भी अपना मुकाबला कांग्रेस से ही मानती है, किसी और से नहीं। खिलाफ कर रहा है ना, मैं उन युवाओं के खिलाफ कह रहा हूँ जो आंदोलन करते हैं, चीजों को उठाते हैं। ये लोकतंत्र में होना चाहिए, उनका अधिकार भी है। बस एक ही चीज से डर है, जिस तरीके से आंदोलन हुआ और जिस तरीके से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आंदोलन किया गया और उसमें से केजरीवाल को पैदा किया गया, उसमें किरण बेदी को कहीं पहुंचाया गया, किसी को वीके सिंह को जो है मंत्री बनाया गया, ये सारी चीज़ें जो निकल गया, लेकिन जनता को क्या मिला? 0 मिला, 0 मिला। और मुझे लगता है कई एनजीओ ग्रुप्स और कुछ बड़े लोग इन सारी चीज़ों के पीछे खड़े भी हैं, उनकी नीयत को भी भांपने की हम लोगों को ज़रूरत है। और हम तीसरा फ्रंट बनाने की जो बात चल रही है किसी के नेतृत्व में, वो इनके टक्कर में कहीं पर भी नहीं टिक पाएगा। आखिरकार 2 पार्टियां हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाली है भाजपा है और कांग्रेस है, तो इसलिए तीसरा कुछ लग नहीं पा रहा है कि तीसरा यहाँ पर उभर पाएगा। उत्तराखंड में यूकेडी और बीएसपी ने 2012 तक कुछ हद तक अपना दखल जरूर रखा, लेकिन इसके बाद क्षेत्रीय दल सिमटते चले गए। पर इस बार चुनाव में वोट हासिल करने के बाद युवा तीसरा ऑप्शन बनाना चाहते हैं, ताकि 2 राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति में उत्तराखंड में लोकल मुद्दों के साथ पांव जमाए जा सकें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए 7,500 से ज्यादा पेड़ काटे गए। अब इसके बाद सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए 2,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि दी गई। अब देहरादून के भनियावाला से ऋषिकेश के बीच में हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए करीब 3,000 पेड़ काटे जाने हैं। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। देखिए रिपोर्ट।
यह है देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला हाईवे, जिसे भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 21 किलोमीटर एरिया को 4 लेन में बदला जा रहा है। इसके लिए रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच करीब 11 किलोमीटर एरिया में 3000 से ज्यादा पेड़ पर काटने के लिए मार्किंग की गई है। 11 किलोमीटर का ये वही एरिया है जो वाइल्ड लाइफ और खासकर हाथियों के आवागमन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और इतना नहीं, ये पूरा एरिया शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कॉरिडोर में पड़ता है और यही कारण है कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ये भी एक एलिफेंट कॉरिडोर का मेन पार्ट है एंड ये उसमें वन ऑफ द कॉरिडोर है बड़कोट कॉरिडोर। तो फिर हमने इसके लिए इसमें इंटरम इंजंक्शन के लिए एक एडिशनल एप्लीकेशन डाली थी, उसमें हमें कोर्ट से कल ये रिलीफ मिला है। अभी पहले भी सरकार शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर की नोटिफिकेशन को रद्द कर चुकी थी, लेकिन रीनू पॉल की ही याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस पर भी स्टे लगा दिया था, जिसके बाद सरकार को नोटिफिकेशन को बहाल करना पड़ा। अब एक बार फिर मामला कोर्ट में है। भानियावाला से ऋषिकेश तक 21 किलोमीटर की डिस्टेंस में करीब 3000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए। हम अभी इसी मार्ग पर 7 मोड़ के पास हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों को चिन्हित किया गया है, यानी कि इनको काटा जाना है सड़क को 4 लेन बनाने के लिए। 7 मोड़ वाले एरिया में भानियावाला से ऋषिकेश के बीच करीब 3000 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं और इसके लिए इस घने जंगल में आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बाकायदा लगा दी गई है जंगल के बीचों बीच। इस बाउंड्री के अंदर और सड़क के बीच में जितने भी पेड़ आएंगे उनको काट दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौकरवाल। पहाड़ पर जो मौसम बदला है उस पर जानकारी अब लीजिए कि मार्च का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ की आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर 2 फीट से ज्यादा की बर्फ अब तक गिर चुकी है। शुक्रवार रात से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जो कि शनिवार दिन भर चली है। आज रविवार का दिन है, आज भी बर्फबारी है और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ बद्रीनाथ में नजर आएगी। पूरी बद्रीनाथ बद्रीपुरी बर्फ के आगोश में सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। मंदिर परिसर से लेकर सिंहद्वार और तप्त कुंड तक भारी बर्फबारी है। मौसम विभाग ने अगले और कुछ दिन ऐसी ही बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है। यहाँ पर झांगथांग ग्लेशियर आने से धराली से आगे हाईवे को पूरी तरह से बंद होना पड़ गया है। धराली से आगे बर्फ टूटकर हाईवे पर आ गई है। बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने का काम कर रही है, लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से इस रास्ते को साफ होने में समय लग सकता है। पहाड़ों पर यूं ही बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था और यह अनुमान सटीक साबित हुआ। अगले कुछ और दिन ऐसी ही बर्फबारी रहेगी। उत्तरकाशी के निचले क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं यमुनोत्री धाम की, जहां पर आप देखेंगे बर्फबारी इस समय की जा रही है। बर्फबारी हो रही है, पूरा धाम बर्फ से ढका हुआ आपको नजर आएगा। आप देखिए कि गंगोत्री धाम हर्षिल मुगबा में बर्फबारी इस समय हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति मलारी घाटी में बर्फबारी हो रही है। देहरादून के साथ ही मैदानी इलाकों में मौसम साफ है। पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। शुरुआती दौर में जो मुस्लिम महिलाएं यूसीसी को नहीं समझ पा रही थी, वो अब खुलकर इसके समर्थन में हैं। देहरादून की रूबी की कहानी उनमें से एक है। आइए आपको दिखाते हैं कहानी।
21 मार्च 2022 को देहरादून की रूबी की अरेंज मैरिज हुई। आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति ने उसे मारना पीटना शुरू किया तो उसके घर वाले उसे वापस ले आए। घटना को 3 साल हो गए लेकिन अब भी वो इस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई है। लेकिन अब यूसीसी प्रदेश में लागू होने के बाद परिवार वालों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूसीसी बहुत अच्छा है और हर लड़की को इंसाफ मिलेगा, इससे किसी लड़की को धोखा नहीं मिलेगा। कोर्ट में जा सकेंगी, अपना इंसाफ ले सकेंगी। बहुत बदलाव आएगा, बहुत अच्छा हिसाब है ये लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बढ़िया है। इससे मैरिज जो होगी बेस्ट होगी, लड़कियों की लाइफ में सब अच्छा होगा। अगर ये हम उस हिसाब से शादी करें, रजिस्टर्ड हिसाब से, तो वो ठीक रहेगा। कई मुस्लिम महिलाएं यूसीसी का अब खुला समर्थन कर रही हैं और उन्हें समान नागरिक संहिता से ही आस है। खासकर शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर महिलाएं बेहद खुश हैं। मैन से जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं गर्ल्स को, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फर्स्ट मैरिज वो यहाँ इंडिया में कर लेते हैं और बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो उनकी वाइफ तो उनके साथ नहीं रहती, वो अकेले ही वहाँ पर रहते हैं, तो वो वहाँ पर दूसरी वाइफ कर लेते हैं। तो अब जैसे शादी रजिस्टर्ड होगी और एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इससे कोई भी मैन या कोई भी बॉय किसी भी गर्ल को या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। 3 तलाक और फतवे के डर में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं यूसीसी लागू होने के बाद राहत महसूस कर रही हैं और वो अपने हक के लिए अब आवाज भी उठा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। शनिवार को चक्राता के लोखंडी में ऑल्टो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। सुबह के वक्त लोखंडी के बुदेर गुफा रोड पर कार 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरिद्वार के सिडकुल में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है। यहां पर तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी ने बिजली के खंभे को भी तोड़ दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर गाड़ी की चपेट में नहीं आया। कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिडकुल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून से खबर, जहां पर मर्सिडीज कार से मजदूरों को रौंदने वाले और 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी वंश को अगले ही दिन जमानत मिल गई। अब हालात ये है कि अकेले देहरादून में पिछले 5 महीनों में 30 से ज्यादा लोग तेज रफ्तार की वजह से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। लेकिन इन मामलों में आरोपी कुछ ही दिन के बाद सलाखों से बाहर आ जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट। देहरादून की सड़कों पर रात होते ही मौत का सायरन बजने लगता है, क्योंकि इन्हीं सड़कों पर बाइकर्स और कार सवार अपनी रफ्तार की सनक पूरी करने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजधानी की सड़कें रेसिंग ट्रैक में बदल चुकी हैं। ऐसे में हर मोड़, हर चौराहा इंसानी मौत के लिए घात लगाए बैठा है। बीते गुरुवार को भी यही हुआ जब तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 की मौत हो गई। ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, बल्कि इसका सिलसिला लगातार चल रहा है। 11 नवंबर की रात ओएनजीसी चौक पर तेज रफ्तार इनोवा कार कंटेनर से जा भिड़ी। कार में सवार 6 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। राजपुर रोड पर खौफनाक हिट एंड रन का केस हुआ। यहाँ भी 4 लोगों को रफ्तार की सनक ने मौत के घाट उतार दिया। पिछले 5 महीने में ओवर स्पीडिंग के चलते 30 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। उनके घर उजड़ चुके हैं, तो 50 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कुछ की हालत तो इतनी खराब है कि वो खुद मौत मांगते फिर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर पैदल चलने वालों को अब डर लगने लगा है कि कहीं कब कौन सी तेज रफ्तार कार उनकी जिंदगी की डोर काट देगी। किसी समय कितने बार घटना होते होते बचा है
और ये रोड तो अब बदतर हो गया है। देखिए अब हम लोग शाम को तो चल नहीं सकता है, सुबह किसी हालत में सीनियर सिटीजन थोड़ा वॉक के देख कर चलना पड़ता है। देहरादून में खुलेआम सड़कों पर बाइकर्स और कार वाले अवैध रेसिंग करते हैं, लेकिन पुलिस महकमा उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। खाकी की नाक के नीचे हर रोज के हिसाब से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले अपनी पीठ खुद ठोकने से बाज नहीं आ रहे। यही नहीं, आंकड़े दिखाने के लिए हर बार की तरह यहाँ भी पुलिस वालों के पास लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। और अब तो हाल ये है कि जमीन पर ठोस काम करने के बजाय पुलिस अधिकारी मॉरल पुलिसिंग पर भी उतर आए हैं, जो कि हैरान करने वाला है। 2000 से ज्यादा ड्रंक ड्राइविंग के लोगों को 2300 का फिगर है 2 महीने के अंदर, और जो पहले 800-700 रहता था उससे ज्यादा कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ आप लोग भी इसमें देते हैं कि डेली जिस तरह के जो आउटस्कर्ट्स में शराब पीने वाले हों या गाड़ियों में शराब पीने वाले हों, उसमें भी 3,500-4 हजार लोग के विरुद्ध कार्रवाई विगत 3 माह के अंदर की गई है। तो पुलिस का इन्फोर्समेंट की ड्राइव लगातार चल रही है। अपनी रफ्तार से दूसरों के घर उजाड़ने वाले ऐसे आरोपी अगले ही दिन जमानत भी पा जाते हैं और फिर आजाद घूमने लगते हैं। लेकिन जिन परिवारों पर मौत का कहर टूटा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे में न सिर्फ राजधानी बल्कि सभी बड़े शहरों में इस तरह की बेलगाम रफ्तार को रोकना जरूरी है, और ये काम पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी करना होगा। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार से खबर, जहां पर सिरकुल क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए निकले हुए राहगीरों ने शव को देखा तो सनसनी मच गई। युवक का शव दवा चौक के पास रस्सी के किनारे पेड़ से लटका मिला है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी हुई है। मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। पेड़ से शव को लटका हुआ देखकर लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। उत्तराखंड के युवा जो अपनी दमदार फिटनेस और पुलिस आर्मी में भर्ती होने के जुनून के लिए जाने जाते थे, इस बार पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में पिछड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहाँ के युवा जो कभी अपने दमखम और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, वे इस बार के टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 100 में से केवल 10 ही युवा फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, जबकि भर्ती के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन युवाओं को पूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। जो पुलिस वाले हैं वो मतलब सब कुछ समझा के हमको आगे भेज रहे हैं कि अब ऐसे करना, सारी चीज बता के, और फॉल उसका भी वो बता के भेज रहे हैं कि अगर लाइन टच होगी तब फॉल होगा, और सारी चीजें अच्छे से करनी। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के युवा फिटनेस से ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। जंक फूड की बढ़ती आदत और एक्सरसाइज की कमी उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड के युवा आज भी आर्मी भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहे। दूषित हो गए खाद्य पदार्थ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफ़ी कुछ तक हैम्पर हो गई हैं और बॉडी में चेंज होने आ गए। तो एक्सरसाइज न करना, सही ढंग का खाना न खाना, दूषित खाना खाना, दूषित पानी पीना और प्रॉपर नींद न लेना, मोबाइल पे लगे रहना, ये बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर एक्सरसाइज न करना। कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज नंबर मिल रहा है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी तैयारी जो उनका फोकस होता है वो ज़्यादा रिटन पढ़ाई पर ज़्यादा होता है, चूँकि रिटन परीक्षा भी होनी है इसमें, तो इसलिए वो फिजिकल में एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं और हो सकता है रिटन में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करें। उत्तराखंड की जवानी और पानी की मिसाल दी जाती है, लेकिन यहाँ के युवाओं की गिरती फिटनेस कहीं उनके भविष्य के सपनों को ना तोड़ दे। अगर उन्हें पुलिस या आर्मी में भर्ती होना है तो फिटनेस, खान पान और नियमित ट्रेनिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड जवानी खुद पानी मांगेगी।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देशवासियों से अपील की थी कि वो विदेशों में जाने के बजाय उत्तराखंड में जाकर शादी समारोह आयोजित करें। उत्तराखंड में बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन है। पीएम ने एक बार फिर 6 मार्च को उत्तराखंड पहुंचकर अपनी बात को दोहराया था, तो अब धामी सरकार ने अब इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। इसी हफ्ते मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म नाम से कमेटी बनाने जा रही है। रामनगर, त्रिजुगी नारायण, मसूरी, धनौल्टी, ओंकारेश्वर मंदिर, चितई गोलजू मंदिर के अलावा नई डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सिंगल वेडिंग सिस्टम के तहत पोर्टल बनाने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे। I think